नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यानी कि शुक्रवार को चुनाव आयोग पर फिर से एक तीखा और बहुत संक्षिप्त हमला बोला। राहुल ने उसे चुनाव का चौकीदार करार देते हुए आरोप लगाया कि ये संस्था वोट चोरों को बचाने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी टिप्पणी में हाल के विधानसभा चुनावों में कथित अनियमितताओं की ओर इशारा किया और दावा किया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच यानी कि एक्स पर एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट को मैं आपको दिखाना चाहती हूं। और उसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी अपना लगाया और उसमें उन्होंने लिखा है कि चुनाव का चौकीदार वोट चोरों को बचा रहा है। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और उन्हीं का ट्वीट आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये ट्वीट जो लिखा है, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ, ऐसे भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। और साथ में उन्होंने अपनी वो बाइट जो उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अंश भी साथ में लगाया है। आइए सुनते हैं उस अंश में राहुल गांधी ने क्या कहा। तो एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं। सिस्टमैटिकली मदद हो रही है, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है, ये बात राहुल गांधी ने कही। और उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए ये कहा कि देश की जनता को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है। लगातार ज्ञानेश कुमार को भिगो भिगो कर आईना दिखाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। हालांकि ये सवाल कई बार लोग उठा चुके हैं, राहुल गांधी ने भी उसको पुरजोर तरीके से उठाया। चुनाव आयोग ने अभी तक राहुल गांधी के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अलबत्ता गुरुवार को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने आलंद में गड़बड़ी की बात स्वीकार करते हुए नेता विपक्ष के सबूतों को खारिज कर दिया था। लेकिन इस तरह के बयान से सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ने की संभावना अब ज्यादा लगती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पहले भी समय समय पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर काफी विवाद सामने आ चुके हैं। भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर हाल के वर्षों में गंभीर सवाल उठे हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बार बार उजागर किया। मतदाता सूची में हजारों फर्जी मतदाताओं को हटाने और शामिल करने, कुल क्षेत्रों में असामान्य मतदाता पैटर्न जैसे सबूत सामने आ चुके हैं। आप वो बीच बीच में स्क्रीनशॉट प्ले करते रहिए जो मैंने आपको दिया था सागर, उसको प्लीज आप प्ले करते रहें जब मैं बोल रही हूं, ताकि दर्शकों को भी समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। उस स्क्रीनशॉट को आप प्ले करते रहिए। और साथ में मतदाता सूची में हजारों फर्जी मतदाताओं को हटाने और शामिल करने, कुछ क्षेत्रों में असामान्य मतदान पैटर्न जैसे सबूत सामने आ चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां यूपी में वोट चोरी के कई मामले को उठाया, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल के मामले को भी उठाया। वहीं राहुल गांधी ने विशेष रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में ईसीआई की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश और ममता ने राहुल गांधी के बाद ही सक्रियता दिखाई। राहुल ने दावा किया है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ है, जिसकी वजह से वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई। उदाहरण के लिए उन्होंने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत और अंतिम नतीजों के बीच विसंगतियों की ओर इशारा किया, जो उनके अनुसार तकनीकी खामियों या जानबूझकर हेरफेर का परिणाम हो सकता है। ईवीएम की विश्वसनीयता से चुनाव आयोग पर सवाल उठे थे। कांग्रेस ने मांग की थी कि सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट की 100% जांच हो। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि ईसीआई सरकार के दबाव में काम कर रहा है, जिससे उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठे हैं। इन आरोपों को बल तब मिला जब कुछ स्वतंत्र विश्लेषकों और संगठनों ने मतदाता टर्नआउट डेटा में असामान्य वृद्धि की ओर ध्यान आकर्षित किया,
जिसे गांधी ने अपने बयानों में सबूत के रूप में पेश किया है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया है कि उसकी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है। हालांकि राहुल गांधी और विपक्ष का कहना है कि आयोग द्वारा इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई न करना और बार बार उठने वाली शिकायतों का समाधान न करना उसकी विश्वसनीयता को और ज्यादा कमजोर करता है। तो ये बातें राहुल गांधी ने कही हैं, लेकिन एक चीज जिससे कि बीजेपी में सुबह से हड़कंप मचा हुआ है उसको भी आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जेड संविधान को बचाएगी, लोकतंत्र को की रक्षा करेंगे जेन जेड के लोग और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। ये बात राहुल गांधी ने कही और इस ट्वीट में जेन जी का इस्तेमाल हुआ है। ये शब्द हाल में नेपाल में हुए जेन जी की याद दिला रहा है, जहां जेन जी ने सरकार पलट दी थी, लेकिन बीजेपी को जेन जी के बहाने राहुल गांधी पर हमला करने का मौका मिल गया। शुक्रवार को सारा दिन बीजेपी नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहे कि राहुल भारत में नेपाल जैसी अराजकता पैदा करना चाहते हैं, इसलिए वे जेन जी को सड़क पर आने को कह रहे हैं। राहुल के जेन जी ट्वीट के जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी से देश छोड़ने के लिए तैयार रहने को कहा और नेपाल जैसी स्थिति की चेतावनी दी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा, इसको सुनना बहुत जरूरी है। भाजपा ने इस टिप्पणी पर राहुल पर तुरंत निशाना साधा। भाजपा सांसद और प्रवक्ता निशिकांत दुबे ने कहा, और मैं कोट कर रही हूं उनको, राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। उसी गृह युद्ध का इस्तेमाल करके राहुल गांधी के दादा नेहरू ने देश का बंटवारा किया। ये सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। दुबे ने एक्स पर लिखा कि जेन जेड परिवार की राजनीति के खिलाफ है, जेन जेड परिवारवाद के खिलाफ है। वह नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगी। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा। ये बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वह भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा। देश छोड़ने की आप करो तैयारी, आ रहे हैं। ये बात निशिकांत दुबे ने लिखी है। अब आप सोच लीजिए कि बीजेपी किस बेशर्मी पर इस समय उतारू है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बीजेपी नेता निशिकांत दुबे इतना करके भी नहीं रुके। उन्होंने इस मुद्दे पर एएनआई को इंटरव्यू भी दे डाला। उस इंटरव्यू को भारतीय मीडिया प्रमुखता से दिखा रहा है और प्रकाशित कर रहा है। शुक्रवार को दुबे ने अपनी टिप्पणी को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमने कहा है कि वे देश के युवाओं के साथ खड़े हैं और माननीय प्रधानमंत्री भी वंशवादी विचारधारा और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सामाजिक बदलाव के लिए लगातार प्रयासरत है। इस बार सारी वंशवादी राजनीति बाहर हो जाएगी। तो बार बार वो एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ही देश छोड़ना पड़ेगा, ना कि मोदी जी को, क्योंकि नेपाल के जेन जेड की जब बात उन्होंने की तो उन्होंने तुरंत देख लिया कि किस तरीके से नेपाल के सत्तारूढ़ दलों को बाहर किया गया। उसी का हवाला निशिकांत दुबे अब राहुल गांधी पर वही चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के जेन जी पर बयान देने वाले अकेले निशिकांत दुबे नहीं है। अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद समेत ढेरों प्रदेश नेता शुक्रवार को इसी लाइन पर बयान देते रहे कि राहुल गांधी देश के युवकों को भड़काकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास समझना जरूरी है। बीजेपी अपना इतिहास क्यों नहीं पढ़ना चाहती, ये आपको बताना जरूरी है। भारत की आजादी के पहले बीजेपी आरएसएस का इतिहास किसी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का नहीं मिलता है। इसके लिए उन्हें आज भी शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी की आड़ लेना पड़ता है। लेकिन आजादी के बाद कुछ आंदोलनों में भाजपा की सक्रिय भागीदारी और कुछ जन आंदोलनों को अराजक बताते का इतिहास मौजूद है। अब ये क्या है, 1974 और 75 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार से एक सशक्त आंदोलन शुरू किया जिसे इतिहास में जेपी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान जेपी ने युवकों, सेना और पुलिस में बगावत तक करने को कहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे अराजक आंदोलन कहा और बाद में इमरजेंसी लगा दी। इस आंदोलन में बीजेपी आरएसएस के कोई नेता शामिल नहीं थे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि थे। अब मशहूर फ्रेंच लेखक और इतिहासकार क्रिस्टोफ जेफलिट ने 15 जुलाई 2015 में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था कि जेपी मूवमेंट या जयप्रकाश नारायण को ही बीजेपी को मुख्यधारा की राजनीति में लाने का श्रेय जाता है।
अब अन्ना आंदोलन और बीजेपी की अगर हम बात करें तो 2013 में दिल्ली में निर्भया गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया था। बीजेपी आरएसएस इसकी आड़ में अन्ना आंदोलन खड़ा करते थे, लेकिन वो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किया गया और जन लोकपाल लाने की बात की गई। उस समय तक पुराने स्वयंसेवक और आरटीआई एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन में प्रवेश करते हैं। योग गुरु रामदेव, श्री श्री रविशंकर आदि इस आंदोलन को समर्थन देते हैं। दिल्ली में 1 लाख लोग इंडिया गेट पर जुट जाते हैं। आंदोलन पर आरएसएस का नियंत्रण रहता है। उस समय सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस इसे अराजक आंदोलन कहती है। कुछ दिनों बाद चुनाव होता है और भ्रष्टाचार के कथित आरोपों में घिरी कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार जाती है। बीजेपी सत्ता में आती है, नरेंद्र मोदी पीएम बन जाते हैं और अन्ना जन लोकपाल की मांग भूल जाते हैं। बीजेपी इस आंदोलन में कैसे शामिल थी, ये बात बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से सुनिए। एएनआई को दिए इंटरव्यू में निशिकांत दुबे ने कहा कि निर्भया मामले के दौरान 2013 में 1 लाख लोग सड़कों पर थे, लेकिन भाजपा ने हिंसा नहीं भड़काने का फैसला किया। राहुल गांधी नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ उससे खुद को जोड़ना चाहते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि निशिकांत दुबे किस तरीके की गोलमोल बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मोदी पर जेन जी का प्रभाव, इस पर भी हम सुन लेते हैं क्या है। पीएम मोदी तो खुद जेन जी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, आज भी जब तक बोल ही देते हैं। लेकिन 2019 में दोबारा लोकसभा चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत का श्रेय जेन जी को दिया था। बीजेपी ने एक खास डिजाइन किया हुआ कैंपेन 2019 के चुनाव में चलाया था, जिसका नाम मोदी युवा शक्ति था। उन्होंने कहा था कि भगवा युवक बीजेपी को सत्ता में फिर से लाए हैं। बीजेपी अकेली पार्टी है जिसने युवाओं पर फोकस करते हुए 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था। ये अलग बात है कि बीजेपी जेडीयू शासित बिहार में बेरोजगार युवकों पर लाठियां बरसा रही है। किसानों के आंदोलन को अराजक किसने कहा? बीजेपी ने कहा। अब आप ये सोचिए, पंजाब के किसानों को खालिस्तानी या आंदोलनकारी बीजेपी के नेताओं ने कहा। पीएम मोदी ने उसी दौरान एक कार्यक्रम में और एक पॉडकास्ट में आंदोलन जीवी शब्द इस्तेमाल किया। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो किसान आंदोलन था उसमें भी किस तरीके से बीजेपी ने जो प्रदर्शनकारी थे उनको आंदोलन जीवी बोला। और सीए विरोधी जो शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ था 2019 और 20 में, उसमें नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू, एएमयू के छात्रों और शिक्षकों ने सीए विरोधी आंदोलन शुरू किया। इसी के साथ महिलाओं का शाहीन बाग आंदोलन शुरू हुआ था। शाहीन बाग आंदोलन देश के हर राज्य की राजधानियों और प्रमुख शहरों में शुरू हुआ। उसी दौरान दिल्ली में एक रैली में पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो। और मैं आगे इसके नहीं पढ़ूंगी। इस नारे पर देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई और उसी दौरान दिल्ली में भयानक सांप्रदायिक दंगे भी हुए। स्थिति अब यह है कि जिस आंदोलन से बीजेपी जुड़ती है वो राष्ट्रवादी आंदोलन है, और जो आंदोलन उसके शासित राज्य में कहीं भी खड़ा होता है तो उसे देश विरोधी आंदोलन घोषित कर दिया जाता है। वक्फ कानूनों के विरोध में जब मुस्लिमों ने कई राज्यों में प्रदर्शन किए तो उसे भी राष्ट्र विरोधी आंदोलन कहा गया। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी का जो टूल किट है वो काम करता है। आज उसी के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन अब जो बड़ा नैरेटिव बन रहा है कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि देश में वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि हो सकता है मोदी जी को देश छोड़कर भागना पड़े, तो उसी चीज को अब बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को देश छोड़ना पड़ेगा। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू।